नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग क्या कर रहे थे? सेंटर ऑफ द मास को समझ रहे थे। सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स का हमारा टॉपिक था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मीन्स पार्टिकल मतलब एक होता है। जब पार्टिकल्स की बात करेंगे मतलब ढेर सारे पार्टिकल्स का सिस्टम होगा। तो कुछ भी हो सकता है। डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो सकते हैं अलग अलग, एक एक बॉल, या पूरा एक सॉलिड पार्टिकल हो सकता है। तो हम बात करते हैं सेंटर ऑफ द मास। तो आज हमें समझना है सेंटर ऑफ द मास का कॉन्सेप्ट होता है क्या है। आज फील करेंगे कि क्या होता है। जो बोलते हैं कि जो एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट वेयर ऑल द masses of the body concentrated। अब इसका मतलब क्या है कॉन्सेंट्रेटेड का, कहना क्या चाहता है ये। तो पहले देखिए जरूरत की पड़ी हमें सेंटर ऑफ द मास। जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल से, कल हम जैसे आपको समझा रहे थे कि मान लीजिए मैंने किसी बैट को फेंका या किसी इसको ही फेंका, तो देखेंगे जब इसको मैं थ्रो करूंगा, अरे आपने पढ़ा भी है कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अंडर द ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे, तो ये जो मोशन करती है ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और जो पाथ ट्रेवल करेगी ये पैराबोलिक पाथ होता है। लेकिन अगर मैं इसको फेंकूं, जब मैं इसको फेंकूंगा देखेंगे कि हाँ ठीक है, चीजें ऐसे घूमते हुए जाएंगी। इस मान लीजिए फेंक रहा हूँ, देखिए कैसे मूव कर रहा है। अगर इस पार्टिकल को देखेंगे, पार्टिकल ऐसे जा भी रहा है और ऐसे से मूव भी करते जा रहा है कि नहीं। क्या ये पैराबोलिक पाथ ट्रेवल कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हम जो बताए थे सब कुछ जो पढ़े न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, वो सब बात किए हैं किसके लिए? पॉइंट पार्टिकल के लिए। अब पॉइंट पार्टिकल क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पूरा पेन है, पेन में एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक्चुअली जो हम पढ़े हैं वही पाथ ट्रेवल करेगा, मीन्स एक प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेवल करेगा, एक पैराबोलिक पाथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास बैट है, हमने फेंका, तो देखेंगे सब कुछ अलग अलग पार्ट, अगर इसको घुमा रहे हैं तो घूमते हुए जाएगा जैसा मन करे। तो सभी पार्टिकल, अगर पार्टिकल देखेंगे तो पार्टिकल घूमते हुए जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे जा रहा है। हाँ, सभी पार्टिकल अपना अलग अलग मोशन करेंगे। लेकिन हम जब पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं अंडर द ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे, तो वहाँ पे होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो उसमें क्या होता है? पाथ पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक होता है तो ये पैराबोलिक तो दिखा नहीं रहा है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। पार्टिकल को उठाएंगे तो देखेंगे पैराबोलिक पाथ तो कर नहीं रहा है कि नहीं। अगर इसी चीज को अगर मैं बहुत दूर से देखूं तो मुझे लगेगा कि हाँ ये पैराबोलिक मतलब एक पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, जब हम इसको देखते हैं, अभी हम जो ऑब्जर्व किए, तो ये पूरा अगर हम किसी भी पार्ट में उठा लें इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, तो देखेंगे सबका अलग अलग मोशन है, पैराबोलिक मोशन नहीं है जो होना चाहिए, जो हम पढ़ते आए हैं। तो देखेंगे वो किस पॉइंट की बात करता है। हम जो भी न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ते आए हैं वो एक ऐसे पॉइंट की बात करता है कि ऐसा स्पेशल पॉइंट होता है जो सच में एक्चुअली वो पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है। और उसी पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करने वाले पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द मास, जो लगभग कि किसी भी सिमेट्रिक बॉडी के सेंटर में होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे किसके बीच में होगा, यहाँ पे वो क्या करेगा? हमेशा पैराबोलिक पाथ ही ट्रेवल करेगा। सभी आगे पीछे कुछ भी करेंगे लेकिन ये हमेशा एक सीधा स्ट्रेट लाइन करेगा, पैराबोलिक पाथ, स्ट्रेट पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा। तो ये हो गया सेंटर ऑफ द मास, है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ द मास ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सोचिए कि आपको लगता होगा कि जैसे हम पढ़े थे, आप पता है स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं, तो स्केलर पढ़ के हम समझिए बहुत आसान काम है। जैसे हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, 2+2=4 होता है, इजी कुछ है नहीं इसके अंदर। लेकिन हम जब वेक्टर पढ़े तो हमें लगा कि ये वेक्टर कुछ ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है, चीज़ें को कॉम्प्लेक्स कर रहा है। बट ध्यान दीजिए, वो वेक्टर जो है चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करता है। स्केलर तो नॉर्मली चीज़ों को बता देता है। जब और भी ब्रॉड चीज़ें आती है, जब अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, तो क्या करते हैं? हम वेक्टर का यूज़ करते हैं। वेक्टर से हम बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान कर लेते हैं। आपको लगता है बहुत हार्ड कर लेते हैं, बट बहुत आसान कर लेते हैं। जो चीज़ों को हम स्केलर से एक्सप्लेन ना कर पाए, बार बार अलग अलग डायरेक्शन दिखाना पड़े, हाँ, जैसे टू नॉर्थ साउथ ऐसा करके दिखाना पड़े, इससे हम आई जे यूज़ कर लें, कितना मुश्किल पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर से चीज़ों को बहुत आसान कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, तो आप जाके इंट्रोडक्शन देख सकते हैं इसका, वेक्टर का, स्केलर वेक्टर में समझा देंगे, एकदम अच्छे समझाएंगे कैसे वेक्टर क्या करता है, कि चीज़ों को अच्छे से इजीली एक्सप्लेन करता है, जो हम स्केलर से सही समझ नहीं सकते। सेम उसी तरह हम सेंटर ऑफ द मास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम पूरे होल ऑब्जेक्ट को स्टडी करना चाहें, पूरे ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल को स्टडी करना चाहें, तो हम उसको स्टडी करेंगे तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। क्योंकि इस अगर हम देखें, ये आपको पता है कि अंडर द ग्रेविटी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है। हाँ, अगर हम पॉइंट मान के चले, अब पॉइंट यहाँ सेंटर ऑफ द मास है। लेकिन अगर और इसको हम फेंकें, इसका देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसके हर पोजीशन पे अलग अलग पार्टिकल्स है। अगर हर पार्टिकल हम स्टडी करें ना, उसका मोशन ही कुछ अलग होगा। और हमको अगर पूरा स्टडी करना है तो सबका सुपरपोजिशन करना पड़ेगा मोशंस का, तो हम समझा नहीं पाएंगे क्या है। तो इसको इजी करने के लिए हम समझते हैं क्या, कि इसको एक पार्टिकल मान लेते हैं, इतना बड़ा है बट हम इसको एक पॉइंट पार्टिकल मानते हैं।
पॉइंट मीन्स बहुत छोटा पार्टिकल होता है, जहाँ पे इसका पूरा मास, मतलब मास मीन्स पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास है। अब ऐसा कि नहीं इसका मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम क्या करते बोलते कि एक ऐसा पोजीशन है, ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है जहाँ पे इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसको अगर हम पढ़ें तो हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या है। इस पार्टिकल का हम ऊपर पार्टिकल देखेंगे तो ये ऐसा कुछ घूमते हुए जा सकता है, स्पिन करते हुए जा सकता है कि नहीं। तो इसको हम भी नहीं मान सकते, और भी पार्टिकल देखें तो अलग अलग स्पिन कर रहा है, बट हम जानते हैं कि अंडर द ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करना चाहिए। तो हर पार्टिकल की स्टडी करेंगे तो सबका अलग अलग मोशन होगा, परफेक्ट पैराबोलिक पाथ नहीं होगा। बट जब आप सेंटर ऑफ द मास की स्टडी करेंगे तो हमेशा एक आपको पैराबोलिक पाथ ही दिखेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अभी हम जो भी पढ़ते हैं न्यूटन मैकेनिक्स में, हम हमेशा क्या करते हैं, सभी चीजों को एक पार्टिकल मानते हैं, छोटे से पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल। कहाँ मानते हैं, वही उसका स्पेशल पॉइंट, सेंटर ऑफ द मास। तो ये समझिए यार थोड़ा सा क्या होता है। अब देखते थोड़ा इसको फील करते हैं। आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पता ही है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। अगर मान लीजिए हम लोग एक्स एक्सिस की ओर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, एफ एक्स नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्स एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्स एक्सिस की ओर ही होगा। मीन्स अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए हमारे पास एक ही पाथ है, मत पाथ तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्या करें, फोर्स इस साइड लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो मोशन भी इस साइड होना चाहिए, ठीक है नहीं। और इस सबको भी हम पार्टिकल मान के चलते हैं, दिखता है बड़ा है बट हम उसको पार्टिकल कंसीडर करके चलते हैं कि पार्टिकल है। हाँ, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो मोशन भी इस साइड होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। तो पार्टिकल को आप ऐसे समझ सकते हैं, पार्टिकल या सेंटर ऑफ द मास को ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, मान लीजिए कोई मार्कर कुछ भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करिए, उसको किसी आप स्मूथ सरफेस पर रखिए और उसे फोर्स लगाने की कोशिश करिए किसी एक डायरेक्शन में, मतलब एक ही फोर्स लगना चाहिए। वैसे आप ध्यान देखेंगे तो फ्रिक्शन को से एक दूसरा पूरी फोर्स लग रहा है, उसको थोड़ा नेगलेक्ट करते हैं। हाँ, मान लीजिए आपके पास एक क्या है, पेन है। हाँ, तो हर जगह पोजीशन पे आप क्या करिए, फोर्स लगाने की कोशिश करिए। आपको पता है कि अगर हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, लीनियर मोशन उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, हम उसमें सभी को पार्टिकल मान के चलते हैं। और पार्टिकल कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द मास में। अगर हम क्या कर रहे हैं, सिंगल फोर्स, क्या लगा रहे हैं, सिंगल, बस सिंगल ही फोर्स होना चाहिए, एक ही फोर्स लगा रहे हैं किसी पार्टिकल पे। हाँ, अगर हम उसके सेंटर ऑफ द मास पे लगाएंगे, किस पे आएंगे, सेंटर ऑफ द मास, तो हमेशा क्या करेगा, एक मोशन करेगा, कौन सा, लीनियर मोशन होगा। लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। अगर हम सेंटर ऑफ द मास को छोड़ कहीं और भी फोर्सेस लगा रहे हैं, एक फोर्स होना चाहिए और दूसरा फोर्स नहीं, ऐसा नहीं कि दो फोर्स लगा रहे हैं, बोले देखिए सर हो तो रहा है इसके अंदर, जैसे भी मान लीजिए सर इधर जब मैंने करके मोशन कर दिया, बोलेंगे सर सीधा तो जा ही रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, जिस हिसाब से हम फोर्स लगा रहे हैं। बट एक ही फोर्स होना चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए, सिंगल फोर्स से। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उसी जगह, मतलब उसी फोर्स के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो पॉइंट है, वो क्या हमारा है, सेंटर ऑफ द मास है। आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड, जो कांस्टेंट मोशन, मतलब कि हम जबरदस्ती क्या कर दे, कॉन्सेंट्रेट कर दे कि भाई उधर किधर भी फोर्स लगाओ बट मोशन उधर ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीली हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसी सरफेस पे। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास मान लीजिए एक धागा इसमें कर दिया, इसने रिंग मान दिया, अब बोले खींचिए इसको, हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, मोशन इस साइड होगा क्योंकि है सीधी बात है। और यहाँ पे एक फोर्स नहीं लगेगा, 2-3 फोर्स लग जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम सिंगल फोर्स लगाते हैं तो लीनियर मोशन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए ना, लीनियर मोशन होना चाहिए किसी स्ट्रेट लाइन में। तो वो कब होगा, जब हम किसी पार्टिकल के सेंटर ऑफ द मास पे लगाएंगे तब। अगर सिंगल फोर्स से किसी और जगह करने हैं तो मोशन उस तरह से नहीं देगा, ठीक है, तो समझना है। तो अगर हम इस पे बीच में से देखिए, अगर रख के करें तो इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, स्ट्रेट मोशन करेगा, है कि नहीं। और उससे फोर्स नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर क्या होता है कि स्मूथ सरफेस तो अच्छी बात है, अगर रफ रहा तो फिर उसमें थोड़ी चीज़ें मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे सर, प्रोफेसर्स, फिजिसिस्ट क्या करते हैं, और टीचर भी बोल सकते हैं कि बताते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़िए, उंगली पे रखिए, जहाँ पे रुक जाता है वो हमारा सेंटर ऑफ द मास है कि नहीं। तो इसमें हो नहीं पा रहा सही से में से। देखिए जहाँ पे जाएगा उसको बैलेंस करेंगे, तो जहाँ पे रुकेगा वो क्या, उसका सेंटर ऑफ द मास है। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ द मास है, बीच में रुक रहा था। तो सेंटर ऑफ द मास होता है वही है, मीन्स कि हमारा जो नेट इफेक्ट होता है, अगर सेंटर ऑफ मास पे जितना नेट इफेक्ट है वही हमें लास्ट में इफेक्ट दिखता है कि इफेक्ट होगा क्या, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि हम कभी भी बोलते ना, माइकल जैक्सन जब 45 एंगल का जो मतलब किए थे, मूनवॉक से जो ऐसे किए, बेंड किए थे, वहाँ पे फिजिक्स के लोग बोलते हैं एंटी ग्रेविटी है, एंटी ग्रेविटेशन है, मतलब कि वो एंटी ग्रेविटेशन नहीं है। कहा जाता है कि कील लगाए थे पीछे,
हाँ, तो बताइए वहाँ पे वो क्यों मतलब गिरना क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रेविटेशन को मतलब जो लॉ है उसको फॉलो होना चाहिए ना, गिर जाना चाहिए क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए हमारे पास एक हमारे पास सरफेस है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ द मास लगभग हमारे कमर की जो होता है वेस्ट पे होता है। तो हमारा सेंटर ऑफ द मास नीचे है, यहाँ पे रखे पैर तो ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, हम क्या करेंगे, बचे रहेंगे, गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे झुक जाए, ऐसे, अब हमारा सेंटर ऑफ द मास इधर है और सेंटर ऑफ द मास है ये नीचे की ओर खींच रहा है Fg, और हमारा जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स हम लोग लगाएंगे पैर से, वो Fg के बराबर हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ द मास बाहर आ गया है इसके ना, तो ये इसको नीचे की ओर खींच रहेगा तो हम गिर जाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो ओवरऑल इफेक्ट होता है हमें कहाँ दिखता है? सेंटर ऑफ द मास पे दिखता है। तो हमने जो बताया आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट होता है हमारा सेंटर ऑफ द मास। अब जो बोलते हैं ना सेंटर ऑफ द मास पे पूरा होल बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो यही तरीका है कि अगर उस पॉइंट पे करेंगे तो आपको पता है कि मास जो फॉर्मूला आते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो अगर हम उस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? आपको पता है कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और मास 2 kg का है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, इतना होना चाहिए ना। अगर आप उस किस पे लगा रहे हैं? सेंटर ऑफ द मास पे, तब ये होगा। अगर आप कहीं और लगा रहे हैं तो कितना रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा कि नहीं, इसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा सिंगल फोर्स से। ठीक है, तो अगर आप सेंटर ऑफ द मास पे लगाएंगे और 2 kg का ब्लॉक रहेगा, 10 न्यूटन में फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन हमेशा ये होना ही चाहिए जब आप सेंटर ऑफ द मास पे लगाएंगे, और कहीं और लगाएंगे तो ये नहीं हो सकता। और वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी नहीं होगा, पार्टिकल्स अलग ही मोशन करेंगे सब, ठीक नहीं। अगर हम सेंटर ऑफ द मास पे लगाएंगे लीनियर फोर्स तो वो सभी पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे, मतलब सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर कहीं और लगाएंगे तो सबका अलग अलग एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक नहीं, और नेट इफेक्ट भी नहीं आएगा ये। तो समझिए ऐसे है। क्योंकि ये चीज़ें बता दे रहा है कि अगर हम पॉइंट मान के चले, 2 kg का हमारा ब्लॉक है, इसमें हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर यही चीज़ अगर हम असली में उसी पॉइंट पे लगाए जहाँ पे सेंटर ऑफ द मास है, तो वही एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगा ही। मतलब जो ये चीज़ है वो ये चीज़ है, मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 kg हम मान के चले, सेम हमारे पूरे ऑब्जेक्ट में ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे 2 kg सच में है। आप पूरे इसको बाकी निगलेक्ट कर सकते हैं, तभी तो मैं बनाए हैं। तो मतलब इसका एनालॉजी से ये है कि नहीं, इसी के एनालॉजी से लिए गए हैं। तो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे 2 kg रख के चल रहे हैं, तब फोर्स लगाने के बाद एक्सेशन हो रहा है। सेम अगर हमारे पास एक्सटेंडेड बॉडी है, एक ऐसे पॉइंट पे लगा रहे हैं जहाँ पे हमें सेम एक्सेशन मिल जा रहा है उतने फोर्स से, ठीक है नहीं, और 2 kg का भी है, तो समझिए कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, इसी के पूरा ऑब्जेक्ट का जो पूरा मास है इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि इसका इफेक्ट ये दिखा रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ द मास, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यही इसका मेन लॉजिक है कि नहीं? तो है, और भी आसान तरीका अच्छा भी है। मान लीजिए आपके पास एक डंबल है, डंबल है, अब डंबल को अगर आपको लिफ्ट करना है, क्या करना है? कोई भी चीज़ को अगर आपको अपलिफ्ट करना है, डंबल ले लेते हैं, आपको अपलिफ्ट करना है, तो अगर आप एक ही फोर्स लगा रहे हैं, लीनियर फोर्स, एक फोर्स और न्यूटन का लग रहा है ग्रेविटी, उससे उसको अपोजिट करना है, मतलब उसको एक ही फोर्स लगाना है हमें इसको लिफ्ट करने के लिए। एक फोर्स, एक ही मतलब एक ही हाथ लगाना है, तो इसको हम तभी लिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर, और सभी पार्टिकल्स सेम हाइट तक जाएंगे, मतलब कि सभी पार्टिकल का जो अपोजिशन में, मतलब जो हाइट को एक्सटेंड करेंगे या जो डिस्प्लेस करेंगे सेम तरीके से करेंगे, तभी करेंगे जब हम जो उसका जो सेंटर ऑफ द मास हमारे बीच में है, सेंटर ऑफ द मास, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तभी करेंगे। अगर कहीं और लगाएंगे तो कुछ पार्टिकल का नीचे जाएंगे, कुछ पार्टिकल ऊपर की ओर जाएंगे। पूरे ऑब्जेक्ट का सेम, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का सेम एक्सप्रेशन होना चाहिए हर पार्टिकल का। कब होगा? जब हम सेंटर ऑफ द मास पे एक सिंगल देखो इसमें सिंगल फोर्स लगा के चेक करना है। अब 2-3 फोर्स लगाओगे तो आराम से इधर से उठाओ इधर से उठाओ हो जाएगा 2 फोर्स से। बोलेंगे कि सेंटर मास यहाँ पे, सेंटर ऑफ द मास नहीं भाई, एक फोर्स, सिंगल फोर्स लगाना है। सिंगल फोर्स लगाने के बाद अगर सभी पार्टिकल का सेम एक्सेशन होना है और उसी डायरेक्शन में हो रहा है और लीनियर एक्शन, मतलब स्ट्रेट मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो हम कहेंगे जो पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं जिसको ऐसी चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रेट मोशन हो रहा है, वो सेंटर ऑफ द मास था। अगर और कहीं और लगाएंगे तो कभी ऐसा मोशन होगा नहीं। ध्यान दीजिएगा सिंगल फोर्स की वजह से बस। तो आज समझिए कि इसका मतलब होता क्या है कि सेंटर ऑफ द मास क्या होता है? किसी भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरे बॉडी, पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इसके पीछे का रीजन ये है। 2-3 तरीके हैं पता करने के, कर सकते हैं। और एक और तरीका था कि आप मतलब तो मुझे हो नहीं पा रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक मार्कर है या कुछ भी है, इसको आप ऐसे करते जाइए तो ये सेंटर ऑफ द मास पे रुकेगा। देखिए बीच में जो सेंटर ऑफ द मास यही है, अगर हम यहाँ पे रख दें हाथ अपना उंगली तो ये रुक जाएगा, रुका ना, तो वही।